महविश वी आर लाइव नाउ, आप स्टार्ट कर सकती हो। Assalamu alaikum everyone. I'll be conducting today's SYNC session. I am Mahwish Khanis, a member of SYNC National Research Cabinet. Before we start with today's session, I'll invite Javed Iqbal for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيम। इससे पहले कि हम आज के सेशन का आगाज़ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के शराज लियाकत और अब्दुल समद जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। तो जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत कर दें। आज सिंक रिसर्च वेब सीरीज़ का जो है आज 3rd सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे दी आर्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। इससे पहले 2 सेशन कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था रिसर्च से रिलेटेड, और जो सेकंड सेशन था उसमें आपको तमाम स्टडी डिज़ाइंस के बारे में बताया गया था। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी रिसर्च पेपर को लिखा किस तरह से जाता है। Okay, what is research writing? It is a process of sharing the answer to your research question along with the evidence on which your answer is based, the sources you used, and your own reasoning and explanation. Basically, research writing में होता क्या है? जो भी आपका research question होता है, the research question you start with, अपनी curiosity की वजह से जो research आप start करते हैं, उसको obviously research के through आप एक answer निकालते हैं। आपने वो answer research writing के through explain करना होता है। किसी न किसी एविडेंस की वजह से ही वो आंसर आया होगा, आपने उस एविडेंस को भी बताना होता है। द सोर्सेज यू यूज्ड अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन। हमें रिसर्च राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? रिसर्च तो आपने कर ली, रिसर्च राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द मेन कंपोनेंट। अब होता है कि एक रिसर्च आपने कर ली, करने के बाद आपने उसको किसी भी रेप्यूटेबल जर्नल में पब्लिश करवाना। पब्लिश करवाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस रिसर्च को एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखें। वो इस वजह से क्योंकि कोई भी रिसर्च जब पब्लिश होने लगती है तो उससे पहले पीयर रिव्यूअर के पास जाती है। जो रिव्यूअर होता है वो आपकी रिसर्च को, जो रिसर्च आपने लिखी हुई होती है या की हुई होती है, उसको प्रॉपर तरीके से क्रिटिकली एनालाइज करता है, उसके एक एक स्टेप को। अब होता है कि उस रिव्यूअर के पास आप मौजूद नहीं है, आपकी उससे कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो जो आप रिसर्च राइटिंग में जो कंटेंट आप लिखते हैं वो एज अ वन वे कम्युनिकेशन एक्ट करता है कि आप जो है अपनी रिसर्च क्वेश्चन के तमाम आंसर्स और एविडेंस और जो सोर्सेज आपने यूज की होती हैं उसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं विद दैट पीयर रिव्यूअर। रिव्यू करने के बाद आपकी रिसर्च पब्लिश हो भी जाती है, तो जो रीडर है वो भी जब रीड कर रहा है आपकी रिसर्च को तो वो आपके सामने नहीं बैठा हुआ। तो इसी वजह से रिसर्च राइटिंग की जो स्किल है ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी रिसर्च ऑल अराउंड द वर्ल्ड दूर दूर पढ़ी जाएगी तो ये एज अ वन वे कम्युनिकेशन एक्ट करेगी। दूसरी बात ये होती है कि अब आपको पता है कि आपने रिसर्च के थ्रू एक इंटरवेंशन कर ली है, आपने एक क्वालिटी वर्क किया है, अपनी रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू जो भी आंसर लाया वो एक इंटरवेंशन थी सपोज, तो आप दूसरों को तो नहीं बता सकते कि आपने इंटरवेंशन की है अनलेस और अनटिल वो रिसर्च आपने लिख के कहीं पब्लिश करवाई हुई। आप अपने साथ वाले दोस्त तक को उस चीज़ को समझा नहीं सकते अनलेस आपके पास एक रिटन डाटा, उस चीज़ से रिलेटेड एक रिटन रिसर्च पेपर मौजूद हो, प्लस यू गेट वैलिडेशन फॉर योर वर्क। इसी वजह से रिसर्च राइटिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप राइटिंग रिसर्च पेपर लिखते हैं, जो आप मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मुलेट करते हैं, इट एक्ट्स एज अ लेंस। ये रिफ्लेक्ट करती है द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च, कि आपने जो रिसर्च की थी वो किस मयार की रिसर्च थी, वो कितने अच्छे कैलिबर की रिसर्च थी।
तो जो आपने पेपर लिखा होगा वो उसी से रिफ्लेक्ट होगी। सपोज करें कि आपने एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन कर लिया, लेकिन आपकी रिसर्च राइटिंग से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपकी इंटरवेंशन करने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से रिसर्च राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट बेसिकली एक्ट्स एज अ लेंस थ्रू विच द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च वर्क इज एग्जामिन्ड। अच्छा, आपको खुद को बेनिफिट्स क्या होंगे रिसर्च पेपर लिखने के? पहली बात तो ये कि जो आपका शुरू वाला आइडिया होता है, जब वो आप उस पर काम कर लेते हैं, आप आंसर निकाल लेते हैं, तो रिसर्च पेपर पे उस आइडिया को, उस थीम को एक प्रॉपर वे में डिस्प्ले करने का आपको मौका मिलता है। दूसरी बात ये कि कोई भी रिसर्च लिखते वक्त आप 50 आर्टिकल्स को रिव्यू करते हैं, आपने उन आर्टिकल्स को साइट करना होता है, उसके रेफरेंसेस देने होते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। तो उससे ये होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आप अपनी रिसर्च को भी बार बार मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि मैं इस रिसर्च में इस तरह से भी कर सकता था, इस तरह से भी कर सकता था, जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। प्लस आपको न्यू आइडियाज़ भी गैदर होते जाते हैं कि अगर इस रिसर्च के अलावा भी मैं इसी टॉपिक से सिमिलर एक और रिसर्च इस तरह से भी कर सकता था। प्लस इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्किल्स ऑब्वियसली। और जब आपका कोई भी रिसर्च पेपर किसी रिप्यूटेड जर्नल में पब्लिश हो जाता है, तो इट गिव्स यू अ करियर बूस्ट कि अब एक रिसर्च पेपर मैंने लिख लिया। ट्रस्ट मी, व्हेन यू राइट वन रिसर्च पेपर इट्स नॉट डिफिकल्ट एनीमोर। फिर वो उतना मुश्किल नहीं रह जाता। सिर्फ फर्स्ट जो है वो पेपर लिखते वक्त आपको बहुत मुश्किल आती है। अच्छा, आज के हमारे टारगेट्स क्या होंगे, क्या हेडिंग्स होंगी हमारी जो हम मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में डिस्कस करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग के टाइम पे। दूसरी बात ये कि हर चीज़ के लिए गाइडलाइंस मौजूद होती हैं, तो हम आपको ये बताएंगे कि आपने कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। द थर्ड थिंग इज रिसर्च कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे। हम एक एक कंपोनेंट को, एक एक हेडिंग को ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखना है। तो अब हम अपनी पहले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज टारगेटेड अप्रोच ऑफ राइटिंग। अब किसी भी पर्सन को जिसने पहली बार रिसर्च किया, उसे ये लगता है कि उसने रिसर्च कर लिया, अब उसे रिसर्च को किसी तरह लिख लेना चाहिए। लिख लेने के बाद वो देखेगा कि उसने किस जर्नल में पब्लिश करवाना है और उस जर्नल के थ्रू वो पब्लिश करवा देगा। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जो जिन जर्नल्स में अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाना है, आपने उनको पहले से ही आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इस रिसर्च को इस जर्नल में पब्लिश करवाना है। वो आपने क्यों करना है? क्योंकि हर जर्नल की अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अपनी गाइडलाइंस होती हैं, वो आपने लाजमी फॉलो करनी होती है। क्योंकि अगर उस जर्नल के रिव्यूअर ने, जो शख्स आपकी रिसर्च को एनालाइज कर रहा है कि क्या ये रिसर्च पब्लिश होने के लिए यस है या नो है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि क्या आपकी रिसर्च उसके जर्नल की गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फॉर्मुलेटेड है जो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इस वजह से आपको पहले ही उस जर्नल को आइडेंटिफाई करना है जिस जर्नल में आप अपनी रिसर्च पब्लिश करवाना चाहते हैं। अब कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो कोई भी जर्नल डिमांड करता है मैन्युस्क्रिप्ट के लिए? उनमें एक रेफरेंसिंग आ जाता है। हर जर्नल की अपनी डिमांड होती है कि रेफरेंसिंग स्टाइल इस तरह का होना चाहिए। कुछ वैंकूवर डिमांड करते हैं, कुछ हार्वर्ड डिमांड करते हैं। तो आपको एक तो रेफरेंसिंग की वजह से, सेकेंड इंग्लिश स्पेलिंग्स तक कुछ जर्नल्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि यूके के होने चाहिए या यूएस के होने चाहिए। कुछ जर्नल्स की वर्ड लिमिट भी होती है कि आपकी 2500 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए किसी भी रिसर्च पेपर में। इसके अलावा मेथडोलॉजी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनमें हेडिंग्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सब हेडिंग्स देनी चाहिए या नहीं। टेबल्स और ड्राफ्ट्स तक को लेके जर्नल्स डिमांड करते हैं कि सिर्फ 4 टेबल्स होने चाहिए या 5 टेबल्स होने चाहिए, कितनी फिगर्स इंक्लूडेड होनी चाहिए आपके रिजल्ट में। इसके अलावा अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम एक जर्नल के हिसाब से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उस जर्नल में पब्लिश होने के लिए भेज भी देते हैं और रिव्यूअर आपकी रिसर्च को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर भी तो आपको किसी और जर्नल की गाइडलाइंस के हिसाब से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो पब्लिशर्स होते हैं, जैसे ये एल्जाइवर होता है या जर्नल ऑन वेब होता है, उनके पास 100 ऑफ जर्नल्स होते हैं और उन तमाम जर्नल्स की जो रिक्वायरमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट की गाइडलाइंस होती हैं वो सेम होती हैं। तो अगर सपोज आपका रिसर्च पेपर किसी एक जर्नल से रिजेक्ट हो भी जाता है, तब भी यू हैव 99 अदर ऑप्शंस जिसमें आप बिना किसी मैन्युस्क्रिप्ट को चेंज किए आप उसी पब्लिशर के दूसरे जर्नल में दे सकते हैं। तो इस वजह से आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन से जर्नल में अपनी रिसर्च को आपने पब्लिश करवाना है, सो दैट आपका टाइम बचे, आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट बाद में उस जर्नल की गाइडलाइंस के हिसाब से चेंज ना करनी पड़े, प्लस आपकी एनर्जी बचे। तो हमने अप्रोच की बात कर ली टूवर्ड्स रिसर्च राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि हमने गाइडलाइंस कौन सी इंटरनेशनल गाइडलाइंस है रिसर्च राइटिंग के लिए। इसका जिक्र पिछले सेशन में मिशाल ने जिक्र किया था कि आपको स्ट्रोक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है फॉर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, फॉर केस कंट्रोल स्टडीज एंड कोहॉर्ट वंस। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो गाइडलाइंस है फॉर आरसीटीज,
Guess there is an internet issue with Mahim's presentation, so she is just rejoining in a while. अब गाइडलाइंस की बात करते हैं फॉर रिसर्च पेपर राइटिंग. Strobe are the guidelines for cross-sectional studies, case controls, and cohort ones. Consorts are the guidelines for RCTs. और Prisma are the guidelines for focal and systemic reviews. अब मिशाल ने भी पिछले सेशन में इस चीज़ का जिक्र किया था कि स्ट्रोब गाइडलाइंस जो है वो आपको लाजमी रीड करनी है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्रॉस सेक्शनल केस कंट्रोल्स और कोहॉर्ट से आगे की स्टडीज़ नहीं कर सकते. तो स्ट्रोब गाइडलाइंस लाजमी रीड कीजिएगा. हार्डली 2 पेजेस की गाइडलाइंस है, लेकिन इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा जो आपकी क्लिनिकल रिसर्च पेपर राइटिंग है, आपने उसके लिए कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है. अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर. ये हमारा मेन जो मैन्युस्क्रिप्ट आपने जो लिखनी होती है उसका मेन कंटेंट है. कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च पेपर में किसी भी रिसर्च पेपर की जो पहली हेडिंग होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड इज इंट्रोडक्शन, देन मटेरियल्स एंड मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. जैसे मैंने आप लोगों के लिए ये एक रिसर्च पेपर यहाँ पे खोला हुआ है. इस रिसर्च पेपर में जैसे आप पहले देख सकते हैं ये 2018 की पब्लिश्ड रिसर्च है. इसमें सबसे पहली हेडिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद जो लिखा हुआ है दैट्स इंट्रोडक्शन, फिर मटेरियल्स और मेथड्स पे आ जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स की हेडिंग है, देन डिस्कशन, एंड देन वी हैव गॉट कंक्लूजन. अब हम एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि हर कंपोनेंट ऑफ रिसर्च पेपर में हम क्या चीज लिखते हैं. सबसे पहली हेडिंग जो आपने पढ़ी थी वो थी एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ते तो सबसे पहले हैं, बट इट्स नॉट द फर्स्ट थिंग, इट्स द लास्ट थिंग यू राइट. एब्स्ट्रैक्ट किसी भी रिसर्च पेपर का समरी होती है. आप समरी तभी लिख सकते हैं जब आप पूरी रिसर्च पेपर को लिख लेंगे, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट का जिक्र मैं सबसे लास्ट पे करूँगी. उसके बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे. अब इंट्रोडक्शन पे ये है कि जब आप पहली दफा स्टार्ट करने लगते हैं तो कोई भी आपको कहेगा कि डिस्कशन और रिजल्ट्स जो है वो किसी भी रिसर्च पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है. नो डाउट वो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. वो किस वजह से? क्योंकि अ बैड बिगिनिंग मेक्स अ बैड एंडिंग. कोई भी पीयर रिव्यूअर या कोई भी रीडर जो है वो सबसे पहले जब आपका रिसर्च पेपर पढ़ने लगेगा तो वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा. अगर आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड या प्रीसाइज नहीं होता है तो आपका रीडर आपकी रिसर्च पेपर में इतना इंटरेस्ट लूज कर देता है. इस वजह से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इंट्रोडक्शन जो है वो आपका सॉलिड होना चाहिए. इट शुड बी एक्सट्रीमली फेमिलियर विद योर टॉपिक. आपने अपने रिसर्च टॉपिक को लेके चलना है. इंट्रोडक्शन में यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. बहुत ज्यादा हैवी जार्गन यूज करने की जरूरत नहीं है. जार्गन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हैवी एडजेक्टिव्स नहीं यूज करने, क्योंकि आपका रीडर जो है वो किस दुनिया के किसी भी कोने से रीड कर रहा होगा, तो जरूरी नहीं है कि उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो आपकी रीडर को समझ आना चाहिए आपका रिसर्च पेपर. उसके अलावा अपनी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म यूज करनी है. आपका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है इंट्रोडक्शन का वो ये होता है कि आपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपके मेन रिसर्च क्वेश्चन के, आपने उसको डिस्कस करना होता है. अब जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं तो आपने उसको अपसाइड डाउन पिरामिड की तरह लेके चलना है. सबसे पहले आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट की बात करनी है, फिर आपने रिसर्च जो उसकी पुरानी रिसर्चेस हुई हैं उसके साथ उसके गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर अपने रिसर्च क्वेश्चन की तरफ लेके चलना है. जैसे जनरल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है कि आपने अगर कोई भी रिसर्च क्वेश्चन है तो उसकी सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करना है. वो डेफिनेशन फिर आपने प्रीवियस लिटरेचर की किसी भी स्टडी से साइट कर देना है. आपने सारी स्टडी साइट नहीं करनी, सिर्फ किसी एक स्टडी को साइट कर दें. अब जैसे सपोज करें कि आपकी जो रिसर्च है, इसी रिसर्च को लेके चलते हैं कि आपने प्रेवलेंस फाइंड करनी है डिप्रेशन की इन एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स में. तो अब उसमें आप क्या करेंगे? आप एंड स्टेज रीनल डिजीज को सबसे पहले डिफाइन करेंगे. आपकी जो अपनी रिसर्च स्टडी की अंडरलाइन डिजीज है आप पहले उसे डिफाइन करेंगे, उसका लिटरेचर साइट करेंगे किसी प्रीवियस स्टडी से.
फिर आपने अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, जो आपका मेन रिसर्च क्वेश्चन है कि डिप्रेशन जो है वो ESRD के पेशेंट, एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स में कितना प्रेवलेंट है। तो आपने बेसिकली डिप्रेशन को ESRD के साथ लिंक करना है। वो आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि ESRD के जो पेशेंट्स होते हैं वो एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली डायलिसिस के लिए जाना होता है, क्योंकि उनकी किडनीज बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। एक तो इस वजह से एक क्रॉनिक डिजीज का बर्डन होता है उन पे, दूसरा उन पे जो ट्रीटमेंट का बर्डन होता है। इसके अलावा जो होता है हमारे यहाँ जो है पेशेंट सेटअप में जो क्लिनिकल इवैल्यूएशन है वो ज़्यादा की जाती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कम देखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने हैवी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से जो है ESRD के पेशेंट्स जो है वो साइकोटिक डिजीजेस से गुजर सकते हैं। उनमें साइकेट्रिक डिजीजेस में एक डिप्रेशन भी आता है जो देखा गया कि बहुत प्रेवलेंट है। तो आपने अपनी रिसर्च क्वेश्चन को किसी भी तरह लिंक करना है। आपने अपने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पैराग्राफ में उसको नीड बताना है कि ये रिसर्च की इस तरह से नीड है। फिर आपने ये देखना है कि प्रीवियस वर्क डन क्या हुआ है उसी में। जिस तरह से अगर आप प्रेवलेंस देख रहे हैं ESRD के पेशेंट्स में, तो आपने प्रीवियस स्टडीज, प्रीवियस लिटरेचर उठा के बताना है कि प्रीवियस वर्क डन के हिसाब से जो डिप्रेशन की प्रेवलेंस देखी गई थी वो इतनी देखी गई थी। फिर आपने गैप्स असेस करने लिटरेचर में। जैसे आप सपोज करें आपने कुछ स्टडीज ऐसी देखी जिसमें कुछ रिसर्च पेपर्स में इस तरह से था कि जो डिप्रेशन की प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा देखी गई थी ESRD के पेशेंट्स में, और कुछ स्टडीज आपको इस तरह की मिली जिसमें डिप्रेशन की प्रेवलेंस बहुत कम देखी गई थी। अब ये एक रिसर्च गैप आ गया। अब आप बता सकते हैं कि लिटरेचर में गैप था, इस वजह से मैं ये स्टडी कर रहा हूँ ये देखने के लिए, इस गैप को असेस करने के लिए कि हमारे यहाँ ESRD के पेशेंट्स में क्या प्रेवलेंस आती है। तो ये अब आपका रैशनल हो जाएगा कि अभी जो रिसर्च पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उसके अलावा भी मेरी स्टडी की नीड किस तरह से, मैं इन गैप्स को असेस करके किस तरह से रेक्टिफाई कर सकता हूँ। फिर आपने उसी इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में आते हुए आपने ये बताना है कि मैं इन गैप्स को रेक्टिफाई करने के लिए या दुरुस्त करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे आप अगर ये देख रहे हैं कि ESRD के पेशेंट में जो है डिप्रेशन की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप एम्स में ये बता सकते हैं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होनी चाहिए। जैसे हमारा बेसिक हेल्थ मॉडल ये है कि क्लिनिकल असेसमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होनी चाहिए पेशेंट्स की। सबसे बड़ी बात जो आपने इंट्रोडक्शन में याद रखनी है वो ये है कि आपकी हर लाइन एक दूसरे से लिंक करनी चाहिए। आपकी पिछली लाइन अपनी नेक्स्ट लाइन के साथ लिंक करनी चाहिए, आपका फर्स्ट पैराग्राफ आपके सेकंड पैराग्राफ के साथ लिंक करना चाहिए। इंट्रोडक्शन में जो कौन सी चीज़ आपने नहीं करनी है वो आपने ये करनी है कि आपने अपना पैटर्न जो है वो चेंज नहीं करना। आपने पहले अपनी डिजीज़ को डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, उस डिजीज़ को एक्सप्लेन किया, अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिस्कस किया, फिर आप अपने रैशनल पे आ गए कि गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद मेरी स्टडी की नीड किस तरह से है कि प्रीवियस लिटरेचर में जो है इतना गैप देखा गया डिप्रेशन के प्रेवलेंस में, तो अब मैं ये असेस करना चाह रहा हूँ कि डिप्रेशन की प्रेवलेंस कितनी ज़्यादा है। फिर आपने एम्स बताने हैं कि मैं इनको रेक्टिफाई किस तरह से कर सकता हूँ। ये जो गैप्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, मेरे एम्स ये हैं कि मैं अपनी स्टडी में इन प्रेवलेंस के हिसाब से जब देखूंगा तो मैं ये रिकमेंडेशंस दूंगा कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होनी चाहिए पेशेंट्स की, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट जो है वो सिर्फ एक क्लिनिकल डिजीज से नहीं गुजर रहे, उनको साइकेट्रिक स्ट्रेस भी हो रहा है इसके साथ साथ। आपने अपनी इंट्रोडक्शन को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आपने अपनी स्टडी का ये बताना है कि मेरी स्टडी की नीड है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में मेरी स्टडी जो है ये रोल प्ले करेगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने इंट्रोडक्शन में आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपने अपने सॉल्यूशंस पहले से नहीं बता देने। जैसे आपने अपनी एक रिसर्च पूरी कर ली और आपकी रिसर्च से ये पता चला कि ESRD के पेशेंट्स में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने इसका सोल्यूशन पहले से ही नहीं बता देना कि मेरे जो स्टडी के हिसाब से प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि उससे आपके रीडर का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, उसे पहले से ही एंडिंग पता होगी। तो आपने किसी भी तरह अपने रीडर को हैंगिंग, यू हैव टू लीव योर रीडर हैंगिंग। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपनी डिजीज़ को डिफाइन करना है, फिर आपने ये बताना है कि उस डिजीज़ का प्रीवियस वर्क क्या हो चुका है, उस डिजीज़ में प्रीवियस लिटरेचर में क्या क्या काम हो चुका है, फिर उस लिटरेचर में आपने जो है गैप्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इस लिटरेचर में किस तरह से गैप्स हैं, फिर मेरा रैशनल क्या है, मेरा एम क्या है। तो एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए आपको ये 5 चीज़ें लाजमी फॉलो करनी होती है। जैसे ये एक स्टडी है, अब इसमें इंट्रोडक्शन में उन्होंने सबसे पहले अपना CKD को डिफाइन किया है, फिर वो अपने रिसर्च क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं कि सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं किसी भी ESRD के पेशेंट्स में, और ये सारे डिप्रेशन के साथ उन्होंने लिंक किया हुआ है।
तो एक अच्छे इंट्रोडक्शन में ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं जो किसी भी रिसर्च पेपर की जो सेकेंड हेडिंग है, उसमें आपने ये देखना होता है कि मटेरियल्स और मेथड्स लिखने होते हैं। अब मटेरियल्स और मेथड क्या चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल होता है लिखना, लेकिन ये इट्स ऑल्सो टेक्निकल। आप जो है अगर आपने अपने मटेरियल्स और मेथड्स जो हैं अच्छी तरह से नहीं लिखे हुए तो इट कैन लीड टू रिजेक्शन। तो आपने मटेरियल्स और मेथड्स में क्या लिखना होता है, आपने मटेरियल्स और मेथड्स में वो सब बताना होता है जो आपने अभी तक किया होगा। जैसे आपने रिसर्च क्वेश्चन कोई भी क्यूरियोसिटी की वजह से चूज किया, आपने उस पर अपना लिटरेचर रिव्यू किया, आपने डिसाइड किया कि मैं एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी करने लगा हूँ, मैं क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करूंगा। आपने क्वेश्चन बेस्ड स्टडी कर ली, आपने उसका डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, उसके रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट से ऊपर तक आपने जितना भी काम किया है, डाटा को कलेक्ट करने वाला, उसको एनालाइज करने वाला, वो आपने सब जो है मटेरियल्स और मेथड्स में एक्सप्लेन करना है। मटेरियल्स और मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस तरह की है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है या कोहॉर्ट स्टडी है। तो आपने उस हिसाब से मटेरियल्स और मेथड्स को डिफाइन करना होता है। इसी में आपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना होता है। मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपने कौन सा लगाया था और एथिकल अप्रूवल इश्यूज थे या नहीं। मेथडोलॉजी के लिए भी अपनी इंडिविजुअल गाइडलाइंस होती हैं, आपने वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्सॉर्ट जो है वो आरसीटीज के लिए, प्रिज्मा आर फॉर रिव्यूज एंड स्ट्रोक आर द गाइडलाइंस जिसकी आपको जरूरत है, जो आपने रीड करनी है वो है स्ट्रोक गाइडलाइंस, वो आप लाजमी रीड कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मेथडोलॉजी आपने किस तरह से लिखनी है। अब मेथडोलॉजी में क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आपने जैसे आपने डाटा कलेक्शन की तो आपने ये बताना है कि मेरी स्टडी जो है कितने अरसे में मैंने की, पीरियड ऑफ स्टडी क्या थी, जहां से आपने डाटा कलेक्ट किया आपने वो बताना है। आपने ये बताना है कि जो मैंने सैंपल लिया था या मेरी पॉपुलेशन अंडर स्टडी थी वो क्या थी। सैंपल साइज कैलकुलेशन का बताना है। अब कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो डिमांड करते हैं कि आप ये बताएं कि आपने सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया, अगर तो उनकी डिमांड है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको मेथडोलॉजी में इंक्लूड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने ये क्लियरली मेंशन करना है कि आपकी टाइप ऑफ स्टडी क्या है, क्रॉस सेक्शनल है, कोहॉर्ट है या केस कंट्रोल स्टडी है, वो आपने अच्छे से मेंशन करना है। इसके अलावा आपने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं बायस पे। बायस क्या चीज होती है, बायस वो वेरिएबल होता है जो आपके रिजल्ट्स को जो है चेंज करता है, आपके रिजल्ट्स में झुकाव पैदा करता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगी। अच्छा, आपने मटेरियल्स और मेथड्स की अब इतनी सारी हेडिंग्स पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मटेरियल्स और मेथड्स बहुत डिफिकल्ट लिखने हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। यू हैव टू बी प्रिसाइज, डोंट कंफ्यूज योर रीडर। जैसे अब मैं आपको बता रही थी कि आपने ये देखना है कि ESRD के पेशेंट्स में डिप्रेशन की प्रेवलेंस क्या है, तो आपने इसको क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी थी, आपने क्वेश्चनर लिया, आपने उसमें तमाम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर्स जो होते हैं वो आपने उसके सवालात उसमें ऐड किए और आपने जाके एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट्स से जाके वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। अब ये आपकी एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, सिंपल क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी। तो अगर आपने इसको मटेरियल्स और मेथड्स में लिखना हो तो आप किस तरह से लिखेंगे। It was a descriptive cross-sectional study conducted among 220 ESRD patients using convenience sampling at Holy Family Hospital from 11 January to 6 April. अब आप ये देखिए कि आपने अपना स्टडी डिजाइन इसमें जिक्र कर दिया, क्रॉस सेक्शनल स्टडी थी, आपने ये डिस्कस कर लिया कि आपका सैंपल कितना था, आपके 220 पेशेंट थे एंड स्टेज रीनल डिजीज के, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी थी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग थी, आपने ये बता दिया कि मेरा स्टडी सेटअप क्या था, होली फैमिली हॉस्पिटल था, और आपने ये बता दिया कि मेरा स्टडी ड्यूरेशन क्या था, 11 जनवरी से लेके 6 अप्रैल तक का स्टडी ड्यूरेशन था। अब आपने मेथडोलॉजी में जो नेक्स्ट चीज एक्सप्लेन करनी होती है वो आपने बताना होता है अपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब ये कि आपके सैंपल में जो पॉपुलेशन इंक्लूडेड थी वो कौन सी थी, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब ये कि आपने जो पॉपुलेशन एक्सक्लूड की थी। अब ये भी हाईली डिपेंड करता है कि आपकी टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन क्या है आपका। जैसे पिछले सेशन में मिशाल ने सारे स्टडी डिजाइन आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टडी डिजाइन क्या है। अब आपको मैंने जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में सबसे बड़ी बात क्लियर करनी थी वो ये थी कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इज नॉट ऑपोजिट ऑफ इंक्लूजन क्राइटेरिया। जैसे सपोज करें आप देखना ये चाह रहे हैं कि फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट में एक स्पेसिफिक टेस्ट में क्या ग्रेड्स आए थे, तो अब आपने ये ऑलरेडी बता दिया कि फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ही लिए थे, वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया था। तो अब इससे पता चल रहा है कि जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स थे आपने उनको एक्सक्लूड किया है, और आपने MIT और डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड किया है, तो ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं होता। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया था, जैसे फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उसमें से आपने किन बच्चों को एक्सक्लूड किया था।
अब सपोज करें कि आपने एक टेस्ट के ग्रेड्स चेक करने थे सिंपल फाइनल ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स में, तो अब ये आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया था। अब आपने उस टेस्ट के ग्रेड्स देखना शुरू की, तो इसमें से एक्सक्लूजन क्राइटेरिया वो होगा जैसे 300 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आपने 250 का डाटा आपके पास आया है, तो जो बाकी 50 हैं वो आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होंगे। जिन बाकी 50 जो एब्सेंट थे आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया, या जिन लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की हुई थी उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अगर उनकी प्रिपरेशन नहीं थी तो उनके ग्रेड्स जो है वो ऑटोमेटिकली लो आएंगे और ये आपके रिजल्ट्स में झुकाव पैदा करेगा। जो मैंने पहले ही कहा कि आपने जो है बायस को रिमूव करना है, आपने बायस की वजह से अपने रिजल्ट्स को खराब नहीं होने देना। तो ये आपका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगा वो स्टूडेंट्स जो एब्सेंट थे या जिन्होंने टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं की थी या जिन्होंने अनफिल्ड टेस्ट ही आपको पकड़ा दी, क्योंकि इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि आप उनके ग्रेड्स कम आएंगे। उसके बाद जो आपने चीज मेंशन करनी होती है मटेरियल्स और मेथड में, शुरू में आपने सारी हेडिंग्स एक्सप्लेन कर ली कि आपने डाटा कहाँ कलेक्ट किया, आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, आपका स्टडी डिजाइन क्या था, आपका स्टडी ड्यूरेशन क्या था। उसके बाद आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी स्टडी में ये वाली पॉपुलेशन इंक्लूडेड थी और ये पॉपुलेशन जो है वो एक्सक्लूडेड थी। उसके बाद आपने ये एक्सप्लेन करना है जो आपने टेस्ट अप्लाई किए, डाटा कलेक्शन भी होगी। अब डाटा की एनालाइज पे आते हैं कि आपने एनालिसिस किस तरह से किया, तो जो से स्टेटिस्टिकल मेथड्स आपने लगाए आपने वो बताना है। स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो लगाए, आपकी जो पी वैल्यू थी, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल था, इस बारे में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट 2 सेशंस हैं जो सैयद मोहम्मद जवाद ज़ैदी और हमजा वकार लेंगे, वो आपको बायोस्टैट्स पे प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे, तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अभी इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं। जो लास्ट चीज आपने मटेरियल्स और मेथड्स में बतानी होती है वो आपने एथिकल कंसिडरेशन का बताना होता है कि आपने अपनी किस इंस्टीट्यूशनल कमेटी से आपने डिसीजन लिया था। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ICMJE गाइडलाइंस है, वो आपने देखनी है। अब हम आ जाते हैं रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स किसी भी रिसर्च पेपर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी में आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करते हैं। जो आपने एविडेंस के थ्रू आंसर निकाला होता है, जो आपने इंटरवेंशन की होती है, वो आप अपने रिजल्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। अब रिजल्ट्स में जो चीज आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है वो ये है कि यू डोंट हैव टू फिल पेजेस विद टेक्स्ट। आप रिजल्ट्स में सारा टेक्स्ट से एक्सप्लेन नहीं करते कि ये हुआ था और ये आंसर आया था। आपको टेबल्स और ग्राफ्स ज्यादा इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि आपने अपने रिजल्ट्स, आपके जितने भी लेंथी रिजल्ट्स हों वो टेबल्स और ग्राफ्स के थ्रू जो है कंसाइज हो जाते हैं। रिजल्ट्स में जो चीज आपने याद रखनी है, सपोज करें कि आपने जो टेबल्स बना लिए हैं, आपने उस डाटा को रिपीट नहीं करना टेक्स्ट में। जैसे अगर आपने डेमोग्राफिक्स का उसमें बता दी कितने मेल्स थे कितने फीमेल्स थे, उनका रेजिडेंस हॉस्टलाइट्स थे या डे स्कॉलर थे, या आपने बता दिया, आपने डेमोग्राफिक्स में ये बात एक्सप्लेन कर दी है कौन से ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो फिर आप उसे टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपने बस टेक्स्ट में बताना है कि डेमोग्राफिक्स जो है कलेक्ट किए गए थे और वो टेबल नंबर 1 में मौजूद है। फिर आपने ये बताना है कि आपने अपनी मेन फाइंडिंग्स सारी रिजल्ट्स में बता दी, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने हैं। जो रिजल्ट्स आपने रिपोर्ट करने हैं वो अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिपोर्ट करें। जैसे सबसे पहले अगर डेमोग्राफिक्स ली थी तो आप डेमोग्राफिक्स का एक्सप्लेन करें, फिर आपने जिस भी चीज़ का कोरिलेशन निकाला है या आपके नेक्स्ट जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपने एक्सप्लेन करने होते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ एक्सप्लेन करने होते हैं। आपने उसमें मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्सप्लेन करनी होती हैं। आपने ये बताना होता है कि आपने कौन से वेरिएबल्स यूज किए या आपकी परसेंटेजेस कितनी आई। इस बारे में भी मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि नेक्स्ट सेशन जो है वो हमारे बायोस्टैट्स पे होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि पी वैल्यू क्या होता है, आपने कोरिलेशंस कैसे निकालते हैं, मीन्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, इस बारे में आपको सब कुछ नेक्स्ट सेशन में पता चल जाएगा। अब टेबल्स और फिगर्स जो है वो आप जर्नल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपने उन जर्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेना है जिन जर्नल्स में आपने अपनी रिसर्च को पब्लिश करवाना है। अगर उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी जो टेबल्स और फिगर्स, अगर आपको 4 फिगर्स का कहा गया है या 4 टेबल्स का कहा गया है, तो आपने उतने ही टेबल्स बनाने होते हैं। उसमें आप ज्यादा ये एक्सप्लेन करते हैं जो आपकी डेमोग्राफिक्स होती है, आपका जो आउटकम डाटा होता है, जो आपके मेन रिजल्ट्स आए हुए होते हैं, या अगर आपने कोई स्पेशल कोरिलेशन जैसे अनोवा या रिग्रेशन एनालिसिस लगाया है तो आप उसका एक टेबल बना देते हैं। अब रिजल्ट्स के लिए भी गाइडलाइंस है, जैसे मैंने मटेरियल्स और मेथड्स के लिए आपको बताया, जैसे मैंने शुरू से इंट्रोडक्शन से बताया कि स्ट्रोक गाइडलाइंस है। जो रिजल्ट्स के लिए गाइडलाइंस मेनली जो पैटर्न फॉलो होता है वो APA गाइडलाइंस होती हैं। इसके बाद हम डिस्कशन पे आ जाते हैं। डिस्कशन भी किसी रिसर्च पेपर का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपने प्रूव करना होता है कि आपकी रिसर्च जो है वो किस तरह लिंक्ड है दूसरी रिसर्च से, वो किस तरह सिमिलर है और रिसर्चेस के साथ ये किस तरह उन रिसर्चेस से डिफर करती है। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें आपने डिस्कस करना होता है, कंपेयर करना होता है, और इसी में डिस्कशन में ही आपको तमाम रिकमेंडेशंस देते हैं जो आपके एम्स थे
कि मेरे रिजल्ट्स की फाइंडिंग जो है, मेरा आंसर ये आया था और अब मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए इन चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये रेक्टिफाई हो जाएंगे। अब रिजल्ट्स में आपने ये याद रखना है कि जो डिस्कशन में जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एक इंट्रोडक्टरी पैरा होता है। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें आपने इंट्रोडक्शन को रिपीट नहीं करना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना रैशनल एक्सप्लेन करना है कि मैं प्रेवलेंस फाइंड करना चाह रहा था इस तरह से। जो इंटरमीडिएट पैराग्राफ्स होते हैं आपकी डिस्कशन के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद, जो इंटरमीडिएट पैराग्राफ्स होते हैं वो एज एन आर्गुमेंट होते हैं। आपने कुछ स्टडीज जो है वो आपके रिजल्ट्स के साथ सिमिलर होंगी, कुछ स्टडीज जो है डिसिमिलर होंगी, वो डिफर कर रही होंगी आपके रिजल्ट्स के साथ। सपोज करें जैसे आप प्रेवलेंस देखना चाह रहे हैं ये साड़ी के पेशेंट्स के साथ, तो अगर आपकी प्रेवलेंस बहुत हाई आई है तो आपको कुछ स्टडीज इस तरह की मिलेंगी जिनमें प्रेवलेंस बहुत हाई होगी और कुछ स्टडीज इस तरह मिलेंगी जिनमें प्रेवलेंस बहुत कम होगी। अब आपने एक तो इन चीजों को बताना है कि वो प्रेवलेंस हाई कैसे और वो प्रेवलेंस लो कैसे, फिर आपने ये भी बताना है कि वो उनकी रीजंस क्या हो सकती हैं। जैसे अब सपोज करें कि कोई पाकिस्तान में देख रहा है कि ये साड़ी के पेशेंट्स में डिप्रेशन की प्रेवलेंस कितनी है, तो ऑब्वियसली अगर प्रेवलेंस ज्यादा आ गई है और आप देख रहे हैं कि इंडिया के पेशेंट्स में जो है उसमें भी डिप्रेशन की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा थी, तो अब आप डिस्कशन में ये लिख सकते हैं कि मेरी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं वो फलानी इंडियन स्टडीज के साथ जो है सिमिलर रिजल्ट्स शो कर रही थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ का पेशेंट सेटअप, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है और हम लोग क्लिनिकल इवैल्यूएशन की तरफ ज्यादा जाते हैं और हम साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनमें डिप्रेशन की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। और सपोज करें कि आपको जो दूसरी स्टडी मिली जिसके जो आपके रिजल्ट्स के साथ डिफर करी थी वो यूके की स्टडी थी, तो आप इजीली ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पेशेंट के साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी की जाती है, वहाँ पेशेंट सिर्फ क्लिनिकल इवैल्यूएशन को टाइम नहीं दिया जाता, स्पेशल साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होती है जो भी क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं कि उनके स्ट्रेसर्स को रिमूव किया जाए किसी भी तरह से। तो आप इंटरमीडिएट पैराग्राफ्स में ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी स्टडी के रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टडीज के साथ किस तरह से इंटरलिंक कर रहे हैं या रिलेट कर रहे हैं, सिमिलर रिजल्ट्स किस तरह है और डिसिमिलर रिजल्ट्स किस तरह है। तो आपने ये इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आपके लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आपने अपनी स्टडी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने होते हैं कि मेरी स्टडी में ये रिजल्ट्स आए, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ साथ अपने लास्ट पैराग्राफ में अपनी स्टडी के लिमिटेशंस भी बतानी होती हैं। जैसे अब आप लोग जो प्रेवलेंस देख रहे थे डिप्रेशन के इन ये साड़ी पेशेंट्स में, अब आप अगर वो एक क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी कर रहे हैं तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि जो मेरी स्टडी थी उसकी लिमिटेशन ये थी कि ये एक क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी थी, अगर इसकी बजाय हम वहाँ पे क्वालिटेटिव इंटरव्यूज रखते, एक क्वालिटेटिव सेटअप होता जिसमें आप प्रॉपर इंटरव्यूज पूछते ये साड़ी के पेशेंट्स के साथ, तो ये मेरी स्टडी की लिमिटेशन है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चनर से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ गौर किया लेकिन मैंने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट छोड़ दिया। तो इससे आपको ये तो लग रहा होगा कि अगर आप अपनी स्टडी की लिमिटेशन से जो है आप अपनी स्टडी के ही नेगेटिव पॉइंट्स रख रहे हैं तो शायद आपकी स्टडी जो है वो इतनी बड़ी इंटरवेंशनल स्टडी नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये चीज आपकी स्टडी को पॉजिटिव पॉइंट्स ही देती है कि आपको पता है कि आपकी सेटअप में क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या लिमिटेशंस आई थी आपकी स्टडी में, तो वो आपने लास्ट पैराग्राफ में लाजमी मेंशन करना होगा। इसके अलावा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें आपने 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन करना होता है कि मेरे रिजल्ट्स ये आए थे, मेरा आंसर ये था अपने रिसर्च क्वेश्चन का, और आपने अपनी रिकमेंडेशंस को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे हम ये इतनी देर से इसी बारे में बात करें कि डिप्रेशन में पेशेंट्स, ये साड़ी के पेशेंट्स में डिप्रेशन के लिए ये रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी टाइम दिया जाए, उनकी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन भी की जाए। फिर हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट पे। जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी स्टडी का लास्ट पार्ट होती है, नॉट द फर्स्ट पार्ट, लेकिन ये वैसे रिसर्च की हेडिंग में सबसे ऊपर आती है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप लोगों ने हेडिंग्स के थ्रू एक्सप्लेन करना था, जैसे बैकग्राउंड में इंट्रोडक्शन की 2-3 लाइंस, मटेरियल्स और मेथड्स जो आप मेन लिखते हैं कि मेरी स्टडी कहाँ हुई, कितनी ड्यूरेशन की थी, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था। उसके बाद आपने बस 2-3 लाइंस में अपनी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना होता है, कंक्लूजन को। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट। और जो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरिजिनल स्टडीज के होते हैं और मेटा एनालिसिस के होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स पे। अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो केस रिपोर्ट्स के होते हैं, उसमें आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती, आपने डायरेक्टली स्टार्ट करना होता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पोर्शन और अपने रिजल्ट्स तक एक ही पैराग्राफ में समरी को एक्सप्लेन कर देना होता है। इनकी भी वर्ड लिमिट होती है अकॉर्डिंग टू सम जर्नल गाइडलाइंस। वो बताते हैं कि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 150 वर्ड्स का होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो होता है
वो 250 वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपने उन जर्नल की गाइडलाइंस को लाजमी रीड करना है कि वो वर्ड लिमिट कितनी रख रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइटल ऑफ स्टडी पे। यूजुअली ऐसा होता है कि आप कोई भी स्टडी जब लिख रहे होते हैं और आप 50 स्टडीज को एक साथ साइट कर रहे होते हैं या 20-30 स्टडीज जो है उसको रीड कर रहे होते हैं, तो आप अपने टाइटल को बार बार फॉर्मुलेट करते रहते हैं, आप उसको मॉड्यूलेट करते रहते हैं कि शायद मैं इस तरह कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, इस तरह कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसलिए किसी भी रिसर्च की जो फर्म ग्रिप आती है किसी भी टाइटल पे, वो पूरा आर्टिकल लिखने के बाद आती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक मेन थीम को, एक मेन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखें, लेकिन अपनी टाइटल को लास्ट में फॉर्मुलेट करें। इसके अलावा कुछ जर्नल्स जो है वो ये भी डिमांड करते हैं कि आपका एक शॉर्ट रनिंग टाइटल होना चाहिए, हार्डली 4-5 वर्ड्स का होना चाहिए, तो आपको एक शॉर्ट रनिंग टाइटल भी रखना चाहिए। इसके अलावा कीवर्ड्स की होती है, वो भी 3 से 5 कीवर्ड्स होते हैं जो अपने टाइटल के मेन हेडिंग्स होती हैं उनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना होता है। अब हम आ जाते हैं रेफरेंसिंग पे। रेफरेंसिंग जो है बहुत लोगों को मुश्किल लगती है। रेफरेंसेस भी आपने ये देखना होता है कि किसी भी जर्नल की गाइडलाइंस के हिसाब से रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं, जैसे APA है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। तो आपने ये जर्नल की गाइडलाइंस में देख लेना है कि उन्होंने कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल का जिक्र किया है और आपने उस हिसाब से रेफरेंसिंग करनी है। रेफरेंसिंग के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रेफरेंसिंग के लिए स्पेशल टूल्स होते हैं जो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं, जैसे जोटेरो है, मेंटले है, एंड नोट है। जैसे फर्स्ट सेशन में जाइना ने बहुत अच्छे से मेंटले आप लोगों को यूज करना सिखाया होगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह आ गया होगा। तो रेफरेंसिंग के अगर टूल्स अगर आप यूज करें तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपको बेनिफिट्स ये होते हैं कि रेफरेंसिंग टूल्स जो है वो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। इट सेव्स योर एनर्जी एंड इट सेव्स योर टाइम। इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप किसी भी स्टडी में 22 आर्टिकल्स को रेफरेंस कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से उनको ऑर्गेनाइज रखने का बहुत मसला होता है। लेकिन अगर आप रेफरेंसिंग टूल्स के थ्रू रेफरेंसेस दे रहे हैं और अगर आप कोई रेफरेंस को बीच में से डिलीट भी करते हैं या एक नया रेफरेंस सेंटर में ऐड भी करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके रेफरेंस को ऑर्गेनाइज कर देता है। वर्ड काउंट पे आ जाते हैं। जो वर्ड काउंट का जिक्र मैंने स्टार्ट में किया था कि जर्नल की स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है कि कितना वर्ड काउंट होना चाहिए किसी भी रिसर्च पेपर का, तो उसमें जो वर्ड काउंट की लिमिट दी हुई होती है, इट एक्सक्लूड्स योर रेफरेंसेस। उसमें रेफरेंसेस का वर्ड्स काउंट नहीं होते, टेबल्स काउंट नहीं होते और एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स काउंट नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड्स की अपनी लिमिट होती है। अब मैं आप लोगों को रेफरेंसिंग का तरीका बता देती हूँ। जैसे सपोज करें ये मेंडले है, मेंडले में मैंने कोई भी आर्टिकल ऐड करना है, जैसे जाइना ने आप लोगों को फर्स्ट सेशन में बताया, मैंने ये आर्टिकल इसमें ऐड कर लिया। अब मैं अपने रिसर्च पेपर को लिख रही हूँ। अब मैंने इसका अगर इस यहाँ पे कोई भी लिटरेचर साइट करना है या मैंने किसी भी स्टडी को साइट करना है, ये नजर आ रहा है? जस्ट अ मिनट। ओके, जैसे मैंने ये वर्ड पे अपना कोई भी रिसर्च पेपर लिख रही हूँ मैं, और अगर यहाँ पे मैंने किसी भी रेफरेंस को साइट करना है तो मैं इंसर्ट पे रेफरेंसेस पे जाऊंगी, इंसर्ट साइटेशन, ये मेंटले ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। गो टू मेंटले, जो रिसर्च स्टडी या जो भी स्टडी आपने अभी अभी ऐड किया है आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पे साइट पे क्लिक करें। तो ये देखें ये रेफरेंस ऐड हो गया। अब सपोज करें मैंने एक और रेफरेंस ऐड करना है, यहाँ पे अगर मैंने सेकेंड रेफरेंस ऐड करना है, अगर तो मैं सेम रेफरेंस को ऐड करूंगी, सेम रेफरेंस को साइट करूंगी तो वो उसी रेफरेंस को 1 ही रहने देगा, ये ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। अगर मैंने ये डिलीट कर दिया और मैं नए रेफरेंस को ऐड कर रही हूँ, जैसे सपोज करें मैंने इस स्टडी को ऐड रेफरेंस कर दिया, सॉरी, तो अब ये रेफरेंस नंबर 2 हो गया। अगर मैं फर्स्ट रेफरेंस को हटा दूंगी and I refresh it,
तो अब सेकंड रेफरेंस जो है वो फर्स्ट रेफरेंस हो जाएगा। इस तरह अगर आप किसी भी रेफरेंस नए रेफरेंस को ऐड करते हैं या आप पुराने रेफरेंस में से कोई रेफरेंस निकालते हैं तो ये ऑलरेडी मेंडले जो है आपके रेफरेंसेस को अरेंज्ड रखता है। और अगर आपने लास्ट पे रेफरेंसेस ऐड करने हों तो यू जस्ट क्लिक इंसर्ट बिब्लियोग्राफी और ये ऑलरेडी विनक्यूर स्टाइल में आपके रेफरेंसेस जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे जितने भी आपने ऐड किए होंगे 2020 अब। Thank you. Any questions? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी। जी, किसी के पास अगर कोई सवाल है जूम पार्टिसिपेंट्स में से तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइव सेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाया मैं विषय, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी का सवाल है तो फिर पूछ सकते हैं। I guess कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, जो नेक्स्ट सेशन है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स पे होगा वो 5 अगस्त को होगा बाय सैयद मोहम्मद जवाद ज़ैदी एंड हमजा नादिर। प्लीज़ उस सेशन को अटेंड कीजिएगा ताकि आपको स्टैट्स अच्छे से समझ आ जाए और आपको रिजल्ट्स के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन करना आ जाए कि आप रिजल्ट्स किस तरह से लिखेंगे। उसमें डिफरेंट जो कोरिलेशंस आप यूज़ करते हैं, मीन्स यूज़ करते हैं, जितने भी बायोस्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है आपको हमजा नादिर और जवाद ज़ैदी दे देंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। जी, हमारा एक सवाल आया है, काइंडली एक्सप्लेन द अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट अगेन। सो जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें बेसिकली हमें जो हमारा स्ट्रक्चर्ड के अंदर हमें कुछ सेक्शंस बनाने होते हैं जिसमें हमारे पास इंट्रो, मेथड, रिजल्ट्स और कंक्लूजन होते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है दैट इज टोटली ऑपोजिट। उसके अंदर आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत ही शॉर्ट वे में यू हैव टू समराइज योर होल फाइंडिंग्स। एंड मोस्ट कॉमनली जो अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं they are a part of case reports, and some journals they demand कि आपके जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं या रिव्यू आर्टिकल्स हैं वो भी आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में विदाउट एनी सब हेडिंग्स वो प्रेजेंट करें। सो इट डिपेंड्स अपॉन द जर्नल गाइडलाइंस, यू हैव टू लुक अपॉन देम और उनको देख के फिर आपको देखना होता है कि आपने जो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है वो स्ट्रक्चर्ड लिखना है या अनस्ट्रक्चर्ड लिखना है। इसके अलावा एक और सवाल आया है हमारा हसन अहमद की तरफ से। वो ये है कि आई वांटेड टू आस्क कि अगर इंट्रोडक्शन में हमने रिजल्ट्स नहीं शेयर करने ताकि रीडर का सस्पेंस रहे, बट एब्स्ट्रैक्ट तो सबसे पहले है और उसमें तो रिजल्ट्स होते हैं और इंट्रोडक्शन में डिटेल्स नहीं देने होते, इसका रीज़न। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में भी आपने कोई बहुत बड़े स्पॉयलर्स नहीं देने, यू हैव टू बी कंसाइज, यू हैव टू जस्ट समराइज योर होल ऑफ द फाइंडिंग्स in a very crisp manner। और आपने एब्स्ट्रैक्ट को भी इस तरीके से लिखना है कि आप कि जो आपका ओवरऑल जो रिसर्च का कंक्लूजन है वो भी एक्सप्लेन हो जाए और रीडर का इंटरेस्ट इतना बरकरार रहे कि वो आगे भी आपका पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़े। तो इसका रीज़न बेसिकली यही है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने रिजल्ट्स को ही आपने एक्सप्लेन नहीं कर देना इंट्रो में, क्योंकि फिर एक सेंस ये भी आती है कि जो रिसर्चर है उसका वो उसकी थॉट बायस है टुवर्ड्स द रिसर्च के भाई। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया डिप्रेशन की प्रेवलेंस या सारी पेशेंट्स में, तो आप कहो कि डेवलपिंग कंट्री में प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है ही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर प्रेवलेंस जो है वो ज़्यादा है ही है इस डिजीज़ की, तो ये एक बायस आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इस चीज़ को एंड पे कंक्लूजन में और डिस्कशन में स्टडीज़ के साथ कंपेयर करके एक्सप्लेन करें और इंट्रोडक्शन में ये लिखें कि जो एक्चुअल प्रेवलेंस है दैट इज अननोन ड्यू टू
lack of researches and lack of data in a developing country. So that would be a better sentence to use instead of using कि जो prevalence of depression है वो हमारी country में बहुत ज़्यादा है in ESR patients. इसके अलावा आई डोंट थिंक कोई सवाल है, तो हम यहाँ पे सेशन एंड करेंगे. तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा वो होगा इंशाल्लाह कर्व्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स होगा, और वो इंशाल्लाह मैं और मोहम्मद हमजा नाजिर लेंगे ईद के बाद. तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.